बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो चल रहा है किंगडम प्रोकैरियोटी का, और उसमें हम बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, मतलब वो क्या है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करवाता है। आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर जो है जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाई जाती है वो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और उनमें जो टाइप बैक्टीरिया फॉलो करता होता है उसे हम कहते होते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब क्या है कि एक सेल का तकसीम होकर दो सेल में, यानी एक सेल का टूटकर दो सेल में या दो हिस्सों में तकसीम हो जाना, यह क्या कहलाता होता है? बाइनरी फिशन कहलाता है। इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो बाइनरी फिशन में क्या क्या होता है? इसमें कहता है कि सेल एनलार्ज, पहले जो सिंपल सेल होगा वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा। क्रोमोसोम डुप्लीकेट, उसके जो क्रोमोसोम या उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट करेंगे, अपनी रेप्लिकेशन करवाएंगे। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ धंसेगी। एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उससे क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल जिसको डुप्लीकेट किया गया था फर्स्ट प्रोसेस में, उसको क्या किया जाएगा, उसकी तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एंड देन सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और उसके बाद जो सेल है वो डिवाइड होकर दो बराबर के हिस्से बना देता है। इसमें मतलब ये होगा कि एक सेल है, इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेल होगा, ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ पिंच करेगी। पिंच होने के बाद वो क्या कर जाएगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस में जो उसके दोनों सेल्स होते हैं वो अपना अपना जेनेटिक मटेरियल लेकर वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। और सेम यही जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया फॉलो करता है। अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करवाएगा, डुप्लीकेट करवाने के बाद क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन पिंचेस करेगी, इनवर्ट अंदर की तरफ धंसेगी, और ये इस तरह से धंसती है कि ये यहां से सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते होते हैं। और यही प्रोसेस जो है वो कहते हैं अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट होता रहता है, और इसके जरिए इसके जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं। और फिर क्या है कि जब ये डिवीजन स्टॉप होती है उस दौरान जो सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और अपने अपने जो यूनिक फीचर्स होते हैं वो डेवलप करवाते हैं। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब भी सेल डिवाइड होना शुरू होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक साथ ही एक सेल डिवाइड होकर दो बनाएंगे, 2 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। फिर एक वक्त आता है जब उसकी डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और एट द एंड जो सेल्स होंगे वो मैच्योर होंगे, वो अपने अपने जो यूनिक फीचर्स होते हैं उनको जो है वो डेवलप करवाते हैं। उसके बाद फिर वो सेल मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद अगेन उनकी डिवीजन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता होता है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसे हम कहते होते हैं जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम कैसे, ये शॉर्ट में आती होती है बच्चे। जनरेशन टाइम, द टाइम इंटरवल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन के कंप्लीशन तक का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम कहते हैं। जैसे कि लास्ट स्टेटमेंट में हमने कहा कि ये जो डिवीजन होती है वो कंटिन्यूअसली नहीं चलती रहती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। एक सेल कंप्लीट मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद वो यानी कि डिवाइड करेगा, 1 से 2 बनेंगे, फिर उसी के साथ ही नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, 2 से 4 बन जाएंगे, नेक्स्ट डिवीजन साथ ही स्टार्ट हो जाएगी, 4 से 8 एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस जो है वो कई मिलियन एंड बिलियंस तक जो है वो चला जाता है। लेकिन एट द एंड जब डिवीजन स्टॉप होगी उस वक्त जो बच जाने वाले सेल्स होंगे वो मैच्योर होंगे, मैच्योर होकर वो अपने यूनिक फीचर डेवलप करवाते होते हैं, जबकि जो बाकी के सेल्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो कहते हैं कि एक जनरेशन के मैच्योर होने से लेकर उसकी अगली डिवीजन तक के दरमियान के जितने भी टाइम होता है इसे हम क्या कहते होते हैं? जनरेशन टाइम कहते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ डिवीजन। जब बैक्टीरिया सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होता है उस दौरान उसकी जो डिवीजन को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, थर्ड वन स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ वन होते हैं डेथ और डिक्लाइन फेज। फर्स्ट अगर हम देखें लैग फेज की तो कहता है ये ऐसी फेज होती है जिसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही होती। इट इज फेज ऑफ नो डिवीजन। इस फेज में डिवीजन नहीं होती, बल्कि होता क्या है, बैक्टीरिया प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। ये अपने आप को जो है वो सेल को डिवाइड होने के लिए अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करवाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, इसे हम क्या कहते हैं? लॉग फेज कहते हैं। लॉग
इस दौरान क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होती है, यानी सेल बड़ी तेजी के साथ जो है वो डिवाइड हो रहा होता है, एंड डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट। और ये कितना किस हद तक डिवाइड हो रहा होता है, एक्सपोनेंशियल रेट पर डिवाइड हो रहा होता है। एक्सपोनेंट आपको पता है कुव्वत नुमा को कहते हैं, जैसे कि मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा 2 का एक्सपोनेंट 2 हो तो ये कितना हो जाता है, 4 होता है। अगर 2 का एक्सपोनेंट 3 हो तो ये कितना हो जाता है, तकरीबन 8 हो जाता है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से जैसे ये एक्सपोनेंशियल रेट बढ़ रहा है इसी तरह से इनके जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस बात के जरिए वो बताना चाह रहा है कि जब भी बैक्टीरिया सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होता है वो बड़ी तेजी के साथ जो है उसका नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड वन देखिए स्टेशनरी। स्टेशनरी बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है रुका हुआ। ये इसे रुकी हुई फेज क्यों कहते होते हैं, क्योंकि यहां पर डेथ रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इस दौरान जो है बैक्टीरिया मरना, जो बनने वाले नए सेल्स होते हैं, क्योंकि इमेच्योर सेल ही नेक्स्ट डिवाइड हो रहा होता है, तो उस दौरान जो सेल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। अब इस दौरान क्या होता है कि जितने जो है नए सेल बन रहे होते हैं उतने ही सेल जो है वो मर रहे होते हैं। इस फेज को हम क्या कहते होते हैं, स्टेशनरी फेज। क्योंकि बाहर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हुए दिखाई नहीं देते, इस वजह से इस फेज को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी फेज कहा जाता होता है। फोर्थ फेज की अगर हम बात करें तो इसे डेथ और डिक्लाइन फेज कहते हैं। रेट ऑफ डेथ इज मोर देन द रिप्रोडक्शन रेट। इस दौरान क्या होता है कि जो सेल्स की मरने वाले सेल यानी जो सेल्स की डेथ होती है वो ज्यादा हो जाती है और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। इस वजह से हमें नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो कम होते दिखाई देते हैं। इस वजह से इस फेज को हम डेथ और डिक्लाइन फेज कहते होते हैं। इन्हीं 4 फेजों को हम क्या कर सकते होते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है, इस साइड पर हमने ग्रोथ को लिया है, इस साइड पर हमने क्या लिया है, इसके टाइम को लिया है। अब देखें टाइम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं कर रहे, रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इस फेज को हम क्या कहते होते हैं, लैग फेज कहते होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को डिवीजन के लिए जो है वो स्टार्ट करता है। उसके बाद अचानक ये बार यहाँ पे उड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये लॉग फेज है, जिस तरह डिवीजन हो रही है और डिवीजन होने के साथ नंबर ऑफ सेल जो है बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज कर रहे हैं। देन क्या होता है कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब ये इस दौरान क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। इस दौरान रेट ऑफ डेथ और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बराबर हो चुके हैं। उसके बाद यही लाइन जो है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो चुकी है। ये इसकी फोर्थ फेज है, डेथ और डिक्लाइन फेज की, जिसमें नंबर ऑफ सेल जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब इस दौरान एक दो बात तो याद रखना जरूरी है कि सेल के जो होता है, जो बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर ट्रेडिशनल माइटोसिस नहीं पाई जाती। बच्चे माइटोसिस आपने पढ़ी होगी 10th के अंदर भी, कि ये बेसिकली क्या होता है कि सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर बनता है, उसके ऊपर क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद अपोजिट पोल की तरफ वो मूव करते होते हैं, उसके बाद सेल न्यूक्लियस अलग होता है, उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म अलग होता है। उस प्रोसेस को हम माइटोसिस कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर सिंपल सी अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल के पास न्यूक्लियस ही मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जो सेल, इसे हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं, इसे हम माइटोसिस का नाम नहीं दे सकते। और इसके अंदर ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं पाई जाती। इसका मतलब यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते होते हैं कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन भी होगी, देन गैमीट फ्यूजन भी होगी, जाइगोट बनेगा, तो इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि बैक्टीरियल सेल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट फ्यूजन नहीं होती, तो इसके अंदर जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा एक प्रोसेस देखा जाता होता है, उसे हम कहते होते हैं कॉन्जुगेशन। उसको हम क्या कहते होते हैं, कॉन्जुगेशन कहते होते हैं। कॉन्जुगेशन को हम कैसे डिफाइन करते होते हैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू रिसेपिएंट बैक्टीरियम इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। डोनर देने वाला, रिसेपिएंट लेने वाला, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जेनेटिक मटेरियल की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते होते हैं, कॉन्जुगेशन कहते होते हैं। अब कॉन्जुगेशन जो होती है वो बेसिकली होती है सेक्स पिलाए के जरिए। याद है लास्ट टाइम जब हम पिलाई का स्ट्रक्चर देख रहे थे, नॉन हेलिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं होते, उनके बारे में हमने कहा था वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हीं सेक्स पिलाई के जरिए जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। उस प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन क्यों करवाई जाती होती है, क्योंकि ये क्या करती होती है, ये जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करती है, ये जीन्स के अंदर जो है वो तब्दीली लेकर आती है। और आपको पता है जेनेटिक वेरिएशन किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है। सो अपने सर्वाइवल के लिए जो है बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मेकअप जब भी चेंज करवाना होता है तो वो क्या करवाता होता है, कॉन्जुगेशन करवाता होता है, जिसमें दो बैक्टीरिया जो होते हैं साइड बाय साइड अटैच होकर एक से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर किया जाता होता है सेकंड के अंदर, ताकि जो है
जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस की जा सके। तो ये था प्रोसेस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमने देखा जो बैक्टीरियल सेल है वो कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाता होता है। अब हुआ इस तरह से कि बैक्टीरियल सेल जो है वो नंबर, उनकी जो तादाद है वो बढ़ते जा रही है और आपको पता है अगर बैक्टीरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा वो ज्यादा बीमारियां पैदा करेगा, ज्यादा नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो इनका कंट्रोल भी जरूरी होता है। आपकी बुक के अंदर जो है वो 3 डिफरेंट मेथड जो है वो दिए गए हैं, बाय फिजिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड और बाय इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, जिसमें आपके स्मार्ट सिलेबस में 2 ही मेथड जो है वो इंक्लूड है। नंबर 1 फिजिकल मेथड, नंबर 2 कौन सा है, केमिकल मेथड। सो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया जो है वो बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर हमारे घर अपने पर्सनल लेवल तक, हर लेवल पर जो है बैक्टीरिया को कंट्रोल करना जरूरी होता है, ताकि हम बहुत सी बीमारियों से बच सके और देन उनको हम ट्रीट भी कर सके। अब सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फिजिकल मेथड है जिनके जरिए हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है जी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कहता है द प्रोसेस इन विच वी यूज फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करना, ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। अब कौन कौन से फिजिकल एजेंट्स हैं, उसमें नंबर 1 हाई टेम्परेचर आता है, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं एंड नंबर 3 हमारे पास आते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। ये 3 बड़े फिजिकल एजेंट्स हैं जिनके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अब उसमें देखें नंबर 1 आता है हाई टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेगा वो सेल को हमेशा क्या किया करता होता है, डैमेज करता होता है। अब जो हीट होती है वो हम 2 तरह से यूज करते होते हैं, या तो हम यूज करते होते हैं मॉइस्ट हीट या हम यूज करते होते हैं ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट इसका मतलब यह है कि हम किसी भी चीज को भाप के अंदर उसको एवेपोरेटिव वाटर की फॉर्म में भी हम यूटिलाइज कर सकते होते हैं, या डायरेक्ट हीट भी हम अप्लाई कर सकते होते हैं, जिसको हम ड्राई हीट का नाम देते हैं। इसमें देखिए ड्राई हीट जो होती है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि ये करवाती होती है कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। सेल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल सेल की बात कर लें, वायरसेस की बात कर लें, या कोई भी हम प्रोटिस्ट की बात कर लें, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन लाजमी होती है। प्रोटीन लाजमी पार्ट होता है हर सेल मेम्ब्रेन का। इसी के अलावा लिपिड भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। इसमें कहता है कि ये जो मॉइस्ट हीट होती है ये बेसिकली प्रोटीन्स की कोएगुलेशन करवाती है। कोएगुलेशन का मतलब होता है खराबी। ये क्या करवाती है, ये प्रोटीन्स के अंदर जाकर उनकी हाइड्रोलाइसिस करवा देती है। आपको पता है वाटर ऐड होगा तो पॉलीपेप्टाइड ब्रेक हो जाती है। अब प्रोटीन ब्रेक होगी तो डेफिनेट बात है उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगी और उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। तो कहता है मोस्ट जो मॉइस्ट हीट है यानी भाप का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स की खराबी पैदा करता है। प्रोटीन की खराबी जो ही होगी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। उसके बाद ड्राई हीट मतलब डायरेक्ट हीट दैट कॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूट। जो बॉडी के केमिकल कंस्टिट्यूट होते हैं लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए, इन तमाम की वो क्या करवाती है, वो ऑक्सीडेशन करवा देती है। ऑक्सीडेशन से भी जो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एट एंड जो है वो डेथ हो सकती है। तो कहता है कि डायरेक्ट हीट जो होते हैं या मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल यानी सिंपल हम हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते होते हैं। उसके बाद नंबर 2 आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको पता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाली अल्फा बीटा गामा रेज जो होती हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती होती हैं। लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये होती हैं वो वाली जो कि शॉर्ट वेव होती है, लाइक वो कहता है बिलो 300 नैनोमीटर। हमने ऐसी रेडिएशंस यूज करनी है जो कि 300 नैनोमीटर से उनकी जो वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो रेज यूज होती है वो बेसिकली होती है गैमा रेज। गैमा रेज क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इनके पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। किसी भी चीज के अंदर तक धन से जाने की जो सलाहियत होती है वो सबसे ज्यादा गैमा रेज के पास होती है। इस वजह से हम क्या करते होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जरिए जो है वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, उसको किल करने का काम करते होते हैं। यूज करेंगे हम 300 से नैनोमीटर से कम वाली, और उसमें से ज्यादातर कौन सी यूज की जाती है, गैमा रेज यूज की जाती होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन फिल्टर। अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं हमारे पास, उनके ऊपर ना तो हम हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही उनमें से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गुजार सकते हैं। अब उनके लिए क्या किया जाता होता है, उनके लिए यूज किया जाता होता है मेम्ब्रेन फिल्टर। सिंपल फिल्टर जो है उनके लिए इस्तेमाल करते होते हैं। और फिल्टर ऐसे जिनके अंदर जो है उनके जो पोर्स होते हैं,
पोर्स की जो उनका डायमीटर होता है वो कई नैनोमीटर में या माइक्रोमीटर तक का होता है, ताकि उनमें से जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो पास ना कर सके। उन मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हम हाई सेंसिटिव कंपाउंड लाइक हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज, सीरम या अदर ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कर सकते होते हैं, वहां से बैक्टीरिया को कंट्रोल या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते होते हैं। इसी तरह से केमिकल एजेंट्स की बात करें या केमिकल मेथड के जरिए बात करें तो इनमें भी 3 मेथड आते हैं, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और कीमोथेराप्यूटिक और एंटीबॉडीज। एंटीसेप्टिक्स कहते हैं कि ऐसी चीजें विच आर यूज्ड, ऐसे केमिकल एजेंट्स विच आर यूज्ड टू ऑन लिविंग टिश्यूज टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग सेल्स के ऊपर ऐसे केमिकल एजेंट्स जो कि लिविंग सेल्स पर इस्तेमाल किए जाएंगे और उनके इस्तेमाल करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल किया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। ये याद रखना, ये कहां पर यूज किए जाते हैं, लिविंग टिश्यूज के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि डिसइंफेक्टेंट की बात करें, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग मटेरियल। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट अक्सर शॉर्ट में आ जाता होता है, बताएं जी इनमें दोनों में फर्क क्या है। उसमें आपको जो सबसे बड़ा जो फर्क नजर आ रहा है वो ये है कि एंटीसेप्टिक हमेशा लिविंग टिश्यूज पर यूज की जाएंगी और जो डिसइंफेक्टेंट है वो कहां पर यूज की जाती होती है, नॉन लिविंग के अंदर यूज की जाती है। अब ये लिविंग नॉन लिविंग का मसला क्या है, अब आपको पता है कोई भी लिविंग टिश्यूज है उसकी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू रखने के लिए हर चीज का एक नॉर्मल लेवल मेंटेन रखना जरूरी होता है, जिस वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जब भी कोई मेडिसिन बनाई जाती है या एंटीसेप्टिक बनाई जाती है उसके केमिकल कंस्टिट्यूट को लाजमी मद्देनजर रखा जाता होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज मौजूद है और उसकी कितनी परसेंटेज या उसकी कितनी रेशियो जो है उसका प्रोपोर्शन मौजूद होना चाहिए। जबकि डिसइंफेक्टेंट की बात करें, चूंकि वो नॉन लिविंग पर यूज हो रही है, उसके अंदर अगर कोई भी मटेरियल कम ज्यादा अगर हो भी जाता है उससे मेटल को नुकसान होगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। लिहाजा इसके अंदर जो है केमिकल की जो कंपोजिशन होती है वो इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती जितने कि वो एंटीसेप्टिक के अंदर होती है, क्योंकि एंटीसेप्टिक के अंदर केमिकल की जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो थोड़ा सा भी कम हुई या ज्यादा हो गई तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। जबकि उसने डिसइंफेक्टेंट के कुछ एग्जांपल दिए जिसमें हैलोजेंस आ जाते हैं, फिनोल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल, फॉर्माल्डिहाइड, ये कॉमनली जो है वो डिसइंफेक्टेंट है जो कि नॉन लिविंग पर यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो कीमोथेराप्यूटिक एंड एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक कॉमनली आप सभी इससे जानते हैं कि दीज आर द केमिकल एजेंट्स विच वर्क विद द नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब ये ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं या आप कह लें कि ऐसी एंटीसेप्टिक्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होकर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खात्मा करेंगी, उनको हम क्या कहते होते हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स कहते होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनको बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा, इंसर्ट करवाने के बाद ये हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम के साथ जो है ये कोऑपरेट करेगी, कोऑपरेट करने के बाद ये जो है बैक्टीरिया को किल करेंगे या अदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके लिए हमने यूज किया था उसको कंट्रोल करेंगे। इनको हम क्या कहते होते हैं, एंटीबायोटिक कहते होते हैं। ठीक है, ये क्या करवाते होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करवा देते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उसने एग्जांपल दिया, उसने कहा सल्फोनामाइड है या टेट्रासाइक्लिन है, ये ऐसी एंटीबायोटिक होती है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ जाकर मैच हो जाएंगी, मैच होने के बाद जो है वो अपना काम सरंजाम देना शुरू कर देंगी। अब हमने फिजिकल एजेंट भी पढ़ा, फिजिकल मेथड के जरिए, केमिकल एजेंट्स का केमिकल मेथड के जरिए। अब जब भी हम इनका इस्तेमाल करते होते हैं तो ये दो तरह का इफेक्ट देते होते हैं, एक को हम माइक्रोबिसिडल इफेक्ट कहते हैं, एक हम माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट कहते हैं। माइक्रोबिसिडल ये भी शॉर्ट में आ जाता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोबिसिडल इफेक्ट एंड माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट। माइक्रोबिसिडल इफेक्ट इज दैट इन विच बैक्टीरिया इज किल्ड, ऐसा इफेक्ट जिसके अंदर बैक्टीरिया को, जिसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाएगा, उसको किल कर दिया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोबिसिडल इफेक्ट कहते हैं। दूसरा क्या होता है, माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट, एक ऐसा इफेक्ट दैट विल इनहिबिट इट्स रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब जो माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट होता है ये जाकर उसको किल नहीं करेगा, उसकी जाकर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करवा सकेगा, अब रिप्रोड्यूस नहीं करवाएगा, अपनी जो है वो स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं कर सकता, जिस वजह से इस इफेक्ट को हम क्या कहते होते हैं, माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट। माइक्रोबिसिडल इफेक्ट ये क्या करवाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, जबकि जो माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट होगा ये उसको किल नहीं करेगा, जस्ट जाकर उसकी रिप्रोडक्शन खत्म कर देगा, जिस वजह से उसकी जो पॉपुलेशन है वो एक नॉर्मल लेवल पर रहेगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती होती खत्म हो जाएगी। तो ये माइक्रोबिसिडल इफेक्ट होता है। अब इनके अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें
तो ये काम यानी कि फिजिकल एजेंट है या केमिकल एजेंट है, ये काम किस तरह से करते होते हैं, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है यानी सेल कौन सा पार्ट है जहां पर जाकर ये असर दिखाएंगे तो उसको कंट्रोल करेंगे, उसमें वो आ जाता है। ये इसको सेल वॉल को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम को अफेक्ट कर सकते हैं, या उसका जो जेनेटिक मटेरियल या जो न्यूक्लियाइड है उसको अफेक्ट करेंगे। अब इनमें से अगर कोई भी चीज अफेक्ट होती है, उसके मतलब कंपोजिशन में मसला आता है या उनमें तोड़-फोड़ पैदा होती है, तो डेफिनेट किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो कि अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता होता है अलग से, वो है यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि किसी भी, ये अभी हमने देखा एंटीबायोटिक बेसिकली ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं या ऐसे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते होते हैं। तो कहता है कि ये बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। ऐसी चीज जो कि लाइफ को खत्म करे उसे हम क्या कहते होते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते होते हैं। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो कहता है ये दीज आर द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीजेस काज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, एंटीबायोटिक बेसिकली हम ऐसे केमिकल को कहते हैं दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनका जो सोर्स होगा, सोर्स भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि वो यूज किया जाएगा टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज, और वो किसी भी बीमारी को कंट्रोल करेगा विच इज काज्ड बाय अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो बीमारी भी कौन पैदा कर रहा होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही पैदा कर रहा होगा। तो ऐसे केमिकल एजेंट्स को हम क्या कहते होते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इन एंटीबायोटिक्स का अगर हम बात करें तो हमने पहले कहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करते हैं। रीजन की बात करें तो इनका जो रीजन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीड्स। उसके बाद कहता है कि इसमें एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में सबसे अहम चीज जो है, जब भी आपने कोई भी एंटीबायोटिक यूज करना है तो उनका मोड ऑफ एक्शन का पता होना जरूरी है, पता जरूरी होना चाहिए। वजह क्या है कि एंटीबायोटिक जो हम यूज कर रहे हैं ये किस ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेगी और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। मोड ऑफ एक्शन के अंदर देख चुके हैं उसका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसका एंजाइम या उसका जेनेटिक मटेरियल। तो ये कहता है कि कोई भी एंटीबायोटिक जब आप यूज करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ एक्शन है उसका पता होना चाहिए। और उसके बाद इसका एक नुकसान जो है वो एंटीबायोटिक का जो हो रहा है वो ये है कि इसके दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन पे हम अप्लाई करते हैं वो उनके खिलाफ क्या पैदा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। आपको पता है हर साल नई से नई एंटीबायोटिक जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, इंट्रोड्यूस करवाई जाती होती है। इसका मतलब क्या होता है, एक बीमारी हुई उसमें हमने जो एंटीबायोटिक का यूज किया जाता, जब वो अगेन वो बीमारी होती है तो वो उस दौरान वो उसका इफेक्ट नहीं होता। वजह क्या होती है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर चुके होते हैं। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है। इसके अलावा अगर हम मिसयूज की बात करें तो कहता है कि एंटीबायोटिक का जो सबसे बड़ा मसला होता है, इट कैन इंटरेक्ट और अफेक्ट विद मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसने बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ मिलना होता है, मिलकर ही काम करना होता है। इसकी डोज आपने जरूरत से अगर ज्यादा ले ली है तो वो क्या करेगी, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकती है। और अगर सीवियर केस हो जाए, ठीक है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौके पर ही ना किया जाए तो वो इंसान की मौत भी करवा सकती है, वो डेथ भी काज कर सकती होती है। आपकी बुक के अंदर यहाँ पर 3 एग्जांपल जो है वो दी गई हैं जिसमें एंटीबायोटिक और उसका जो मिसयूज है या उसका जो साइड इफेक्ट है वो बताया गया है। जैसे कि उसने कहा जो पेनिसिलिन है, ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकती है। इसी तरह से जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये हमारी ऑडिटरी नर्व को अफेक्ट कर सकती है, तो ये क्या करेगी, डेफनेस पैदा कर सकती है, मीन्स बहरापन जो है वो पैदा कर सकती है। इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो कहता है कि टेट्रासाइक्लिन जो है ये दैट काज परमानेंट डिस्कलरिंग ऑफ द टीथ। बच्चों के अंदर जो है या बड़ों के अंदर भी ये क्या करवा सकती है, जो टीथ होती है उसकी कंप्लीट डिस्कलरिंग करवा सकती है, जिसमें जो आपका जो व्हाइट, जो नेचुरल व्हाइट कलर होता है वो नहीं रहता, वो कोई और कलर उस पर आ सकता होता है। इसमें प्रिकॉशन भी बताई गई है कि हमेशा आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जब भी करना है आपने डॉक्टर के मशवरे के साथ करना है, प्रॉपर और टाइम पर उसके रेगुलर जो है वो उसकी डोज लेनी होती है और एक कंप्लीट आपने जो है उसका ट्रीटमेंट करना होता है ताकि आपको उसका इफेक्टिव जो है वो फवायद मिल सके। तो ये तो बच्चे आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से होती है। उसके बाद फिजिकल और केमिकल मेथड के जरिए हम बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और एंड में हमने देखा कि एंटीबायोटिक्स का यूज किस तरह से होते हैं और उसका जो है वो मिसयूज और उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। बच्चे इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपके कंप्लीट लॉन्ग है। उसके बाद केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड की अगर हम बात करें तो इनमें या फिजिकल जो केमिकल मेथड है इसमें अक्सर डिफरेंशिएट होता है, एंटीसेप्टिक, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, या इनमें से कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, इनमें से कोई 2 टर्म उठाकर आपसे पूछ सकता है। जबकि इधर डिफाइंड स्टरलाइजेशन प्रोसेस कॉमनली शॉर्ट आता होता है, हाई टेम्परेचर का कैसे यूज करते होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर हम क्यों यूज करते होते हैं,
और जबकि इधर एंटीबायोटिक का अक्सर यूज एंड मिस यूज जो है वो शॉर्ट में भी आ जाता होता है, अदरवाइज ये कंप्लीट जो है वो लॉन्ग बनता होता है, जिसमें एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ सकता है कि पेनिसिलिन का इफेक्ट क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या है और टेट्रामाइसिक्लिन का क्या होता है। सो दैट्स इट अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इस वाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चे आप डायरेक्टली मुझसे या ग्रुप में डिस्कस कर से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।